जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट कार्टून्स के बारे में। क्लास 12th में दोस्तों 5 नंबर का एक कार्टून तो आता ही आता है जो आपके मिड टर्म सिलेबस में है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th के मिड टर्म के लिए सारे कार्टून्स की वीडियो लेकर आए हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म के लिए पूरी जो कार्टून है वो सबका मैं वीडियो बता देता हूँ। कोई एक कार्टून 5 मार्क्स का आएगा। तो कितने इंपॉर्टेंट कार्टून्स हैं आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। तो आपके टोटल कितने बुक्स हैं? 2 बुक्स हैं और इस 2 बुक से पूरे कार्टून को आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले इस बुक का फिर इस बुक का, और इस पूरे कार्टून को आज समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों फटाफट आप ये वाली बुक निकाल लीजिए और उसके ये चैप्टर चैप्टर 2 का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। अभी दो ध्रुवीयता का अंत जो है, इसका जो पहला चित्र आप यहाँ देख रहे हो ऊपर में, इसके अंदर क्या दर्शाया जा रहा है? पहला, इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग जो है दीवारों को तोड़ रहे हैं और वो लोग दीवार के पास बहुत सारे खट्टे भी हैं। तो इस चित्र में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो दीवार तोड़ रहे हैं ये जर्मनी के एकीकरण का है। यहाँ पे बर्लिन, ये जो प्रतीक है बर्लिन की दीवार है, ये समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विभाजन का बहुत ही बड़ा क्या है? प्रतीक है। आगे इसे 1961 में खड़ा किया था और 9 नवंबर 1989, याद है दोस्तों, 9 नवंबर 1989 में ये जो बर्लिन की दीवार है इसे क्या कर दिया गया था? तोड़ दिया गया था और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो पहला फोटो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर बर्लिन का दीवार को दर्शाया जा रहा है। ये विभाजन का प्रतीक था समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। और अब अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं जो आपको ये दिख रहा है। ये चित्र है, इस चित्र के अंदर दोस्तों आपको मैप बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है दोस्तों? मैप बताया जा रहा है जिसमें यूएसएसआर, सोवियत संघ से जुड़े 15 देशों के नाम है। अगर आपको सोवियत संघ से 15 देशों के नाम याद नहीं है तो एक छोटा ट्रिक बताता हूँ ताकि आपके 15 के 15 देश के नाम याद हो जाए। पहले इस चित्र को अच्छे से देख लो, यहाँ समझ में आ गया। तो याद करते हैं यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के 15 देशों के नाम। तो दोस्तों सोवियत संघ के 15 देशों के नाम याद करने का ट्रिक मैंने बनाया था। पहले KKTTU, फिर देखो ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रूस। ये टोटल मिला के 15 देश हो जाते हैं। इसको याद करने का तरीका है, एक KK2 यहाँ KK2 जा ऑल इन मुंबई, कहाँ जाएगा? ऑल इन, यहाँ पर दोस्तों इन डाल देना। तो KK2 जा ऑल इन मुंबई। तो आपको ऐसे 15 देश याद हो जाएंगे। तो 15 देश कौन कौन से आएंगे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रूस। MCQ में आएगा कि क्वेश्चन ये बोल देगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। तो पहले आपको ये याद होना चाहिए कि सोवियत संघ का हिस्सा कौन कौन था। तो आप यहाँ से कर दोगे, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की। और तो ये मैप आपने देख ही लिया। इसके अंदर आपको 15 देश हैं जिसमें से 5 मध्य एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर आते हैं काकेशस देश में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बाल्टिक क्षेत्र में एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, फिर आता है मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रूस। ये जो देश थे 15 देश सोवियत संघ से 25 दिसंबर 1991 में टूट गए थे। आप बढ़ते हैं अगले कुछ टॉपिक और अगला मैप जो आपका 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर पर आइए। आज की इस वीडियो में तो आपको सारा मैप खत्म कर दूँगा, सारा कार्टून खत्म कर दूंगा ताकि आपको आने वाले समय में कोई कार्टून में दिक्कत ना आए। और पेपर में कोई सा भी कार्टून आप अच्छे से कर सकते हो, बस इस कार्टून के एक्सप्लेनेशन समझ लेना, उससे पूरा हो जाएगा। आप समझते हैं इस कार्टून चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। दोस्तों क्या नाम है? सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। अब इस चित्र को आप देखिए, इस चित्र में क्या दिखाएगा? एक आदमी मुंह है, बहुत से लोग खड़े हैं, फिर एक शहर का दे रखा है। तो दोस्तों ये जो चित्र है ना, ये चीन का चित्र है। कहाँ का चित्र है? चीन की एक जगह है, उसका नाम है शंघाई। तो ये चित्र दर्शाया जा रहा है, ये चीन की शंघाई का दर्शाया जा रहा है। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि चीन ने शुरुआती दौर में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था और 1978 में उसने खुले द्वार की नीति अपना लिया था। जैसे 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी तो उसकी इकोनॉमी बहुत ही तीव्र गति क्या हो गई थी? बढ़ने लग गई थी। और इसके अर्थव्यवस्था इतनी तेज से बढ़ने लग गई थी कि मतलब इसकी जो GDP ग्रोथ रही थी लगभग समथिंग 7.8 से लेकर 10% के आसपास पहुंच गई थी। तो ये उस समय का दर्शा रहा है। तो इस चित्र में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना आपको? इस चित्र में क्या बताया जा रहा है कि 1978 में दिसंबर का टाइम में देंग शियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी को अपना लिया था। उसके बाद चीन की जो प्रगति थी सालों दर सालों लगातार बहुत तीव्र गति से बढ़ती चली गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहले चित्र में कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स खुला, उसमें आप कमेंट डाल सकते हो ताकि
हमें पता चले कि आपके पास कौन सी समस्या है, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कार्टून की ओर, जो कईयों बार पेपर में आए। ये चित्र देख रहे हो, ये यहाँ है। इस चित्र में देखो एक जहाज होगा, इसमें सितारे बने होंगे और एक पहाड़, सफ़ेद सफ़ेद देखो पहाड़ निकला, समुद्र पर निकला है। दरअसल दोस्तों ये है क्या, आपने टाइटैनिक जहाज के बारे में सुना ही होगा। टाइटैनिक जहाज जो थी वो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध थी। क्यों? क्योंकि टाइटैनिक का ऐसा माना जा रहा था कि कभी डूबेगी ही नहीं, लेकिन जब उन्हें पहली यात्रा में निकलती है तो डूब जाती है। उसी प्रकार से ये चित्र क्या दर्शा रहा है, चित्र टाइटैनिक दर्शा रहा है। ये चित्र ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में जो यूरोपीय संघ देश थे वो बहुत ही क्या थे, शक्तिशाली थे। अब यूरोपीय संघ देशों के सामने ये लगता था कि वो जो भी काम करेंगे वो सारा क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन दरअसल ये चित्र बताने की कोशिश कर रहा है, ये बता रहा है कि यूरोपीय संघ भले आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गई थी, लेकिन जब 2003 में यूरोपीय संघ का संविधान बनाने की कोशिश किया गया था, पर ये पूरा क्या रहा था, असफल रहा था। क्योंकि यूरोपीय संघ के जितने भी देश थे उन सभी की अपनी अपनी सुरक्षा नीति और अपनी अपनी विदेश नीति थी, जिसके कारण ये एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाते थे। इसीलिए इनकी संविधान आज तक बन ही नहीं पाई। इसी जिस तरीके से टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा में डूब गया, इसी तरीके से पहली बार 2003 में संविधान बनाने की कोशिश की गई थी। किसके द्वारा? यूरोपीय संघों द्वारा, और ये पूर्णतः क्या रहा, असफल रहा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चित्र में कोई दिक्कत, ये जो चित्र था 2003 का बताया जा रहा था, जब यूरोपीय संघ के संविधान बनाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं फ्लैग के बारे में। तो यूरोपीय संघ का फ्लैग आपको पता ही है कैसा था, इसमें 12 स्वर्ण सितारे थे जो एकता का प्रतीक था। एक बार आसियान का फ्लैग देख लो, ये आसियान का फ्लैग है। आसियान का फ्लैग जो एक वर्गाकार है, जिसके अंदर गोला है, उसमें 10 धान की बालियाँ है। अब ये 10 धान की बालियाँ आसियान के देशों की एकता के प्रतीक को दर्शाता है, और जो 12 स्वर्ण सितारे थे वो किसके प्रतीक को दर्शाता है, यूरोपीय संघ के प्रतीक को दर्शा रहा है। दोस्तों उसके ये चित्र देखो, आपने चित्र देख लिया। अब इस चित्र में देखो क्या है, इस चित्र में यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ये पंजाबी से लग रहे हैं, ये कोई और नहीं है, भारत के ही प्रधानमंत्री थे। उनका उस समय जिस समय इनका चित्र बनाया गया है, उस समय भारत के अर्थशास्त्री थे, है ना, वित्त मंत्री थे। इनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या नाम था दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये जो मैप देख रहे हो इसमें आपको ध्यान देखो, मैप कह रहा हूँ, इस चित्र को ध्यान देखो। इस चित्र में बताया क्या जा रहा है, इस चित्र में ये बताया जा रहा है कि भारत के ने सन 1991 में 1991 में पूरब चलो नीति शुरू की थी। आप पूरब की ओर कौन से देश, पूरब की ओर है आसियान कंट्रीज। तो इन सभी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, मिलकर व्यापार करने के लिए सन 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पूरब चलो की नीति शुरू की गई थी, और उसके बाद इन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें बढ़ावा लिया था, ताकि भारत इस पूरब चलो नीति के तहत चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान के सभी कंट्री के साथ क्या कर सके, व्यापार कर सके, जिसके कारण भारत बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। तो आपसे इस चित्र में ये पूछेगा कि बंदा कौन है, तो बंदा डॉक्टर मनमोहन सिंह है, और एक कब की चित्र 1991 की है, और इसमें कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो पूरब चलो की नीति या पूरब देखो की नीति। यहाँ तो हो गया। अब अगला एक और इम्पोर्टेंट जो कईयों बार ये तो आते जाता है पेपर में, तो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हो, इसमें आपको चित्र देखो क्या दर्शाया जा रहा है। एक आदमी ऐसे लगे उसे खड़ा हुआ रोक रहा है, और उधर से एक दीवार आ रही है बहुत तेजी से। आदमी ऐसे रोक रहा है और उधर से बहुत तेजी में क्या आ रही है, दीवार आ रहा है। तो ये दीवार आ रहा है, दोस्तों दीवार का मतलब समझो, ध्यान देखा जाए इस चित्र को, तो इस चित्र में ये बता रहा है कि एक ग्लोब है, पूरी दुनिया है, उसमें एक दीवार ऐसे और ड्रैगन आगे बढ़ रहा है, पीछे से दीवार आगे ड्रैगन है, और एक आदमी से रोकने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों ये चित्र ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में जिस तरीके से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान किया है, बहुत ही तीव्र गति से किया। पहले उसने 1949 में सोवियत मॉडल को अपनाया, 1978 में फिर उसने ओपन डोर पॉलिसी अपना ली, फिर कृषि का निजीकरण, फिर उद्योगों का निजीकरण, फिर संचार का निजीकरण, और धीरे धीरे इसकी अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति बढ़ती चली गई। तो जो चीन है ना, वो अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेज गति से दुनिया में क्या करता है, विस्तार कर रहा था। अब इस आदमी जो है, यहाँ पे एक नमूना आदमी खड़ा कर रहा है, ये जो आदमी वो अमेरिका है। अमेरिका जो है वो चीन की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से बढ़ने के लिए क्या करता है, रोकता है कि आप आगे आप मत बढ़ो। यानी आपसे पूछेगा पहले चित्र किसको दर्शा रहा है, तो बोलोगे ड्रैगन और ये जो दीवार है, ड्रैगन और जो ये दीवार है ये दर्शा रहे हैं किसको, चीन को, और ये जो आदमी है ये दर्शा रहा है किसको, अमेरिका को। अब ये दोनों के जो भी संवाद हो रहा है ये कह रहे हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया में चीनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने नहीं देगा, उस पर रोक लगाएगा किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो एक और नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चित्र की ओर बढ़ते हैं, और ये देखो यहाँ पे देखो 3 चित्र हैं। पहला एक मोटा सा आदमी से किताब लिखा, क्या बोलते हैं, माओ की लाल किताब। नीचे एक और आदमी है, वो कह रहा है हूँ कि पूंजीपत टाइल,
और एक और नीचे और है, वहाँ पे साइकिल है, चीन की साइकिल, बीच में चीन लिखा है, इधर देखना सोवियत का वो है सिंबल और पीछे में डॉलर का सिंबल है कि नहीं है। अब समझो कहना क्या चाहता है, जब चीन आज़ाद हुआ था तो चीन ने सबसे पहले अपनी सोवियत मॉडल को अपनाया था, जिसमें पहला चित्र बता रहा है कि माओ की लाल किताब। तो जो माओ थे उन्होंने सोवियत समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था, सोवियत संघ के साथ चले गए थे। लेकिन जब हू आए थे 2006 के आसपास, हू जिनताओ जो थे इनके जब राष्ट्रपति बने तो हू जिनताओ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूरा तरीके से अपना लिया, और हू जिनताओ लगभग शायद 2006 के आसपास भारत का दौरा भी किए थे। तो जो हू जिनताओ थे उन्होंने वो चीन के अंदर क्या बना लिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना लिया। तो एक बार ऊपर वाला जो बता समाजवादी और नीचे वाला चित्र क्या बता रहा है, पूंजीवादी। अभी नीचे वाला चित्र साइकिल का बहुत बड़ा है, तो साइकिल ध्यान समझना। साइकिल पहले पूछेगा साइकिल किसका प्रतीक है, तो साइकिल जो है वो चीन का प्रतीक है। दूसरा, साइकिल के अगले पहिए और साइकिल के पिछले पहिए में क्या दर्शा रहा है, तो साइकिल का जो अगला पहिया है वो दर्शा रहा है कि चीन ने शुरुआती दौर में समाजवादी अर्थव्यवस्था को बनाया, और साइकिल का जो पिछला पहिया है वो ये दर्शा रहा है कि चीन ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। अब दोनों को मिला दिया तो ये चित्र ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले समाजवादी और आप पूंजीवादी, लेकिन वर्तमान समय में चीन की जो अर्थव्यवस्था बन चुकी है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का जरिया बनता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है समकालीन विश्व में दक्षिणी एशिया। तो मैं इस वीडियो में केवल आपको सिर्फ कार्टून कराऊंगा। अगला जो वीडियो लेके आऊँगा उसके अंदर मैं आपको मैप करा दूंगा कि मैप कौन कौन से आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले समकालीन विश्व में दक्षिणी एशिया निकाल लेते हैं फटाफट। तो निकाल लो। इसमें देखो पहला चित्र क्या बता रहा है, ये देखो, आप बुक खोल के भी रख सकते हो, मैं बुक वाइज लाइन वाइज बता रहा हूँ, सारे जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आने वाले हैं सब बता दूँगा लाइन से। तो इसमें देखो पहला चित्र है, यहाँ पर एक औरत खड़ी है, उसके साथ एक बच्चा है। औरत के हाथ में एक वो सिपाही वाला भाला भी है और एक हाथ में झंडा है। झंडा में देखो सबसे ऊपर नेपाल का है, फिर भारत का है, फिर पाकिस्तान का है, फिर श्रीलंका का है, फिर बांग्लादेश का मैप है। ध्यान देखना, सबसे ऊपर में जो मैप है वो नेपाल का है सबसे ऊपर में, उसके नीचे फिर भारत का है, फिर उसके नीचे पाकिस्तान का है, फिर श्रीलंका का, फिर बांग्लादेश का है। दोस्तों, दरअसल ये जो चित्र है ये गेनी डायग्रोट ने 1830 में पेंटिंग की थी। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि पेंटिंग किसने की थी, आपसे चित्र में ये पूछेगा कि ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब देश आज़ाद, दक्षिणी एशिया जो कि देश थे वो अधिकतर गुलाम देश थे और अविकसित देश थे। जब ये आज़ाद हुए तो उनको एक साथ मिलकर काम करना क्या था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और एक लीडरशिप की ज़रूरत थी। इसीलिए ये सब एक जगह इकट्ठा होकर आए। इस चित्र में ये बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगले मैप की ओर बढ़े। हाँ, ये मैप देख लीजिए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लगता है। इसमें देखो, ध्यान से देखो, वहाँ पे एक जर्नल है और एक वहाँ पे प्रधानमंत्री है, फिर जर्नल प्रधानमंत्री। जर्नल तो क्या करें, प्रधानमंत्री माइनस का जर्नल, फिर जर्नल माइनस का प्रधानमंत्री और जर्नल प्लस का प्रधानमंत्री। और नीचे जो आदमी है वो कौन है, परवेज़ मुशर्रफ है। कौन है, परवेज़ मुशर्रफ है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि सेना के जर्नल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति में पाकिस्तान के शासक शेख मुशर्रफ जो है ये दोहरी भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब इसमें ये दर्शाया जा रहा है कि ये चित्र, ध्यान देखो, ये चित्र है, इस चित्र में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ राष्ट्रपति है तो दूसरी तरफ कौन है, जर्नल है। अगर हम राष्ट्रपति की शक्ति में जर्नल की शक्ति घटा दें तो 0 होगा, लेकिन अगर हम जर्नल की शक्ति में से राष्ट्रपति की शक्ति हटा दें तो फिर भी जर्नल के पास पावर क्या होगी, ज़्यादा। अगर हम राष्ट्रपति और जर्नल दोनों मिलते तो फिर दोनों की पावर क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि इस चित्र का ये जो चित्र है वो पाकिस्तान का है और यहाँ जो आदमी है मुशर्रफ है। इन्होंने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे चित्र के अंदर कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति की ताकत से ज़्यादा ताकत किसके पास होती है, वहाँ के जर्नल के पास होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत? इस आदमी का नाम पता है, मुशर्रफ। ये पाकिस्तान में 1991 में तख्ता पलट करके बने थे। यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं इस चित्र की ओर जो कईयों बार पेपर में आया। ये देखो, इस चित्र में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, एक आदमी है और एक तरफ बाघ है और एक तरफ क्या है, शेर है, और वो रस्सी पे इस तरीके से खड़े हैं और वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दिख रहा है आपको? नहीं, तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र को समझते हैं कि ये चित्र कहना क्या चाहता है। अब ये चित्र ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, पहले समझते हैं ये आदमी कौन है। ये आदमी जो राज कश्यप है, मतलब पहले तो राज कश्यप है, दूसरी तरफ एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ बाघ है। अगर आप बाघ के यहाँ ध्यान देखो शरीर के अंदर, तो वहाँ लिट्टे लिखा है, LTTE लिट्टे,
और अगर आप बाघ और शेर में देखो तो वहाँ पे सिंघाला लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि श्रीलंका में जो राज कश्यप परिवार है, ये पूरा परिवार श्रीलंका में चल रहे जाति संघर्ष को क्या कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पे पहले क्या बताया जाए, ये जो चित्र है श्रीलंका की जाति संघर्ष को बता रहा है, जहाँ पर राज कश्यप जो है एक तरफ सिंगली समुदाय और दूसरी तरफ भारतीय तमिल समुदाय के बीच क्या कर रहे हैं, तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। और ये कहाँ का चित्र है, श्रीलंका का चित्र है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूएनओ पे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो इंपॉर्टेंट मैं करवा दे रहा हूँ। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि यूएनओ। अब ये यूएनओ का लोगो देखो, आपसे पूछेगा कि पहले किसका प्रतीक है, तो आप बोलोगे यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत। दूसरा आपसे पूछेगा कि यूएनओ का जो लोगो है इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य शांति का होता है। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि इसके बगल में जो पत्तियाँ देख रहे हो, ये जो पत्ती है, ये पत्ती कौन सी पत्ती है, तो ये पत्ती जैतून की पत्ती, इसका प्रतीक, इसका मतलब ही क्या होता है, शांति होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताओ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और 30 अक्टूबर 1945 को भारत का क्या बन गया था, सदस्य बन गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इस चित्र की ओर। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए आप। इस चित्र में क्या है, एक तरफ कुआं टूटा पड़ा है, उसके यूएनओ के लोगो बिखरे हुए हैं, और एक तरफ एक आदमी है वो अंदर छुपा हुआ है, यूएनओ के लोगो बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था, दरअसल जून 2006 के दौरान इजराइल पे ना, एक इजराइल नामक देश है, उसके ऊपर एक और देश का नाम है लेबनान। ठीक है, तो जून 2006 में इजराइल पे लेबनान क्षेत्र के कुछ हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी आक्रमण करते थे। पहले ही चित्र बताओगे कि जून 2006 का है, जहाँ पे लेबनान ने लेबनान के कुछ लोग हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी जो थे, उन्होंने कहाँ आक्रमण कर दिया, इजराइल पर आक्रमण कर दिया। फिर इजराइल ने इसके पलटवार में हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो इन आतंकवादियों ने यूएनओ से मदद मांगी और यूएनओ ने आकर क्या कर दिया, बचा दिया। तो ये दरअसल यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यूएनओ ने किस तरीके से शांति बनाने की कोशिश की है। यहाँ तो कोई दिक्कत। दोस्तों ये आप सब ये क्या कहते हैं, आईएमएफ का लोगो याद कर लेना, वर्ल्ड बैंक का लोगो, ये सब लोगो याद करके चल जाना कि वर्ल्ड बैंक का कैसा है, आईएमएफ का कैसा है, WHO कैसा है, यूनिसेफ का कैसा है, यूनेस्को कैसा है, ये सब। अब ये चित्र देखो, इस चित्र में गरीबी बताई जा रही है। देखो एक बेचारी औरत बैठी हुई है, एक भीख मांग रही है और एक लाश लेके जा रहा है। अब ये चित्र दर्शाने की कोशिश क्या कर रहा है, ये चित्र दर्शाने की कोशिश ये कह रहा है कि दुनिया भर में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, शरणार्थी की समस्या हो, फिर वो जनसंख्या की समस्या हो, गरीबी की संख्या हो, ये सभी के सभी अमीर देशों कारण हुआ है, विकसित देशों कारण हुआ है। तो यूएनओ ना चाहते हुए भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा है। इस चित्र में ये बताया जा रहा है कि देखो यूएनओ को उद्देश्य है ना शांति करना, सुधार लाना हर एक चीज़ में, लेकिन यहाँ क्या सुधार हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि यूएनओ पे किन लोगों का पकड़ है, विकसित देशों का पकड़ है। उनके पास वीटो पावर है, परमाणु शक्ति बम है, और उनके पास बहुत सी चीज़ें हैं जो गरीब देशों के पास नहीं है। दरअसल दुनिया भर में गरीबी, दुनिया भर में लड़ाई, इन सभी के पीछे किसका कारण माना जाता है, इन सभी के पीछे जो कारण माना जाता है वो विकसित देशों का माना जाता है, और यूएनओ ना चाहते हुए इनकी मदद नहीं कर पाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसके फेवरेट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो आदमी देख रहे हो, ये आदमी एक हाथ में यूएनओ को लोगो ले रखा है और उसके हाथ में जैतून की पत्ती है, वहीं दूसरे हाथ में एक वो ले रखा है, पंच ले रखा है, इसमें WAR वॉर लिखा हुआ है। अब इसका मीनिंग समझो। पहले तो आपसे पूछेगा, देखो क्या लिखा, अगर दाएं हाथ की बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझा देंगे। पहले दोस्तों समझो कि कहना क्या चाहता है। ये जो आदमी खड़ा है ये अमेरिका है, तो आदमी कौन हो गया, अमेरिका। दूसरा, एक तरफ यूएनओ है, दूसरे वॉर है। इसमें यह बताया जा रहा है कि दुनिया में अगर कोई देश प्यार से नहीं मानता है, अगर वो यूएनओ की शांति प्रिय बातों से नहीं मानता है, तो अंत में उसे वॉर का सामना करना पड़ेगा। किसका सामना करना पड़ेगा, वॉर का सामना करना पड़ेगा। तो यूएनओ से भी हो गया। अब आज ये समकालीन विश्व में दक्षिणी एशिया, कौन सा, समकालीन विश्व में दक्षिणी एशिया, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, समकालीन विश्व में सुरक्षा। आ जाइए, कौन सा चैप्टर, समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसका पहला ही चैप्टर, ये पहले ही जो कार्टून है बहुत बार आया है। तो ये कार्टून देख रहे हो आप में, यहाँ एक कबूतर है सफ़ेद रंग का, और इस पर एक आर्मी जो है बैठी हुई है, वो लेके बंदूक लेके बैठी हुई है, और उसका मुंह से पीछे खींच रही है। तो दरअसल ये जो कबूतर है ना, ये कबूतर शांति का प्रतीक, किसका प्रतीक है, शांति का, जो बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में शांति फैलाने का काम किसका है, हम सबका है। यहाँ तो कोई दिक्कत। दूसरा, इसमें जो आदमी बैठा हुआ है, ध्यान से देखोगे, ये दुनिया की सेना है जो दुनिया भर में शांति को बनाए रखने क्या करती है, काम करती है। और सुरक्षा का मतलब ही क्या कहलाता है कि खतरे से आज़ाद ही सुरक्षा कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये जो कबूतर है वो शांति का प्रतीक है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो दुनिया भर के देश है या सेना है, यूएनओ की आर्मी है, वो क्या करती है, दुनिया में पीस प्रमोट करने के लिए काम करती है।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं? देखो यहाँ पे चित्र देखिए, वैसे तो आएगा तो नहीं लेकिन समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 4 लोग जो है गद्दी पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं और नीचे 2 आदमी घूम रहे हैं, जिसपे एक ईरान और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ये कोरिया लिखा हुआ है शायद। तो एक कोरिया और एक ईरान है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये 4 लोग बैठे हुए हैं। कौन से लोग? ये जो 4 लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से आप समझोगे तो उनके यहाँ क्या लिखा है, परमाणु शक्ति संपन्न बिरादरी, यानी ये जो 4 देश हैं परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। अब ये दुनिया को इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे साथ कोई दुनिया में और परमाणु बम ना बना ले। एग्जाम्पल के लिए कोरिया ने बना लिया और ईरान भी क्या कर रहा है, परमाणु बम विकसित करने की कोशिश कर रहा है। तो दरअसल यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो परमाणु शक्ति संपन्न बिरादरी हैं वो अन्य देशों को परमाणु बम बनाने के लिए नहीं देती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने पढ़ा होगा एनपीटी क्या था? एनपीटी यही तो बताता है कि दुनिया भर के लोग जो 1967 से पहले, यानी कि 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु बना लिया, केवल वही देश क्या रख सकते हैं, परमाणु बम रख सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई देश परमाणु बम नहीं रह सकता। आपका अब इस चैप्टर से ज़्यादातर यही आया है। अब आते हैं उस पर, ये वाला वॉर वाला है, इसको भी कर लीजिएगा एक बार। अब आते हैं पर्यावरण वाले से। किससे आते हैं? पर्यावरण वाले से आते हैं। तो पर्यावरण में ये वाला चित्र देख लो, ये जब बहुत फेमस है। यहाँ पर दरअसल बताया जा रहा है, देखो एक लाइटर है, लाइटर को अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे पूरी दुनिया है लाइटर के अंदर और बाहर की ओर चिमनी है। अब चिमनी जो है ये लाइटर से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइटर जल रहा है, धुआं हो रहा है और धुआं से दुनिया क्या हो रही है, पिघल रही है। यहाँ देखो पिघल रही नहीं, पिघल रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के लोग जो हैं पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। चिमनी के द्वारा ईंटें पकाते हैं, उद्योग वगैरह ये सभी क्या करते हैं, प्रदूषण निकालते हैं, पॉल्यूशन निकालते हैं और इससे पूरी दुनिया में प्रदूषण बढ़ता है। जब पूरी दुनिया में प्रदूषण बढ़ता है तो उनका जो वैश्विक ताप स्तर है, जो टेम्परेचर है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक ये चित्र देखो, ये भूकंप का चित्र है। अब ये पेपर में पिछली बार 4 नंबर का आया था, तो समझते हैं भूकंप का। ये भूकंप जो है 1970 के दशक में आया हुआ था। ये जो भूकंप है कहाँ आया था, अफ्रीका में। पहले समझिए भूकंप जो है ये अफ्रीका में आया था। कब आया था? 1970 के दशक में आया था। इसने अफ्रीका में इतनी तगड़ी भूकंप लगाई कि दीवार को 2 भागों में बांट दिया और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 1000 साल बाद अफ्रीका से एक और महाद्वीप टूटकर अलग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक आपदा बहुत ही ऊँचे स्तर पर क्या हो चुकी है, पहुँच चुकी है। यहाँ तो कोई दिक्कत? दोस्तों अब सीधा आ जाते हैं लास्ट में, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण से सबसे फेमस चित्र जो है आज तक वो यही आया है। इस कार्टून को बहुत बार आया है। तो ये कार्टून समझो है क्या। इस कार्टून में अगर आप ध्यान देखो तो मिकी माउस है, उनकी आर्मी है, तो यहाँ पे जनता लोग भाग रही है, मिकी माउस की आर्मी आगे है, कोला की कोल्ड ड्रिंक ऊपर से गिर रही है, एरोप्लेन से टीवी गिर रहा है, इंटरनेट गिर रहा है कि नहीं, और कुछ लोग झंडा इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया में जब से पूरी दुनिया वैश्वीकरण को अपना लिया है तब से पूरी दुनिया के अंदर जो है ये क्या कहते हैं, अमेरिकी वर्चस्व यानी कि मैकडोनाल्डीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। और मैकडोनाल्डीकरण को इतना ज़्यादा बढ़ावा देने के कारण इनकी जो इस पूरी दुनिया की जो संस्कृति है धीरे धीरे डूबती जा रही है। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वैश्वीकरण के कारण दुनिया में केवल पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और इसमें मैकडोनाल्डीकरण बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ तक दोस्तों ख़त्म हो गया आपका। तो इस बुक के तो इम्पोर्टेंट कार्टून ख़त्म हो गए। अगर 1-2 कार्टून छूट गए हैं तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में बना दूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं दूसरी सेकंड बुक की और